आज मैं बीए सेकेंड ईयर का पार्ट 2 का पढ़ा रही हूँ और सेकंड पार्ट है ये। और निर्धनता फर्स्ट चैप्टर में से बच्चों आपको पढ़ा रही हूँ कि निर्धनता क्या होती है। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि मानव समाज के अस्तित्व के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि मनुष्य पहले जीवित रहे, तब कहीं वह इतिहास का निर्माण कर सकता है। यानी मनुष्य को जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मनुष्य जीवित नहीं रहेगा तो क्या इतिहास निर्माण कर सकता है? उसका वजूद ही चला जाएगा। तो जीवित रहने के लिए बच्चों 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। बता सकते हैं आप लोग क्या? तो 3 चीज़ क्या है? जैसे भोजन है, कपड़ा है और निवास आदि के। यही आदि आवश्यकताओं बहुत अनिवार्य है। और जब व्यक्ति के पास हर मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक की आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है तो विशेषकर वो निर्धन कहलाता है। वो गरीबी की कगार पर आ जाता है। उसी को कार्ल मार्क्स ने पूरा अच्छे से बताया, विस्तार दिया कि गरीबी क्या होती है। अब आप देखते हैं कि हम इसकी प्रस्तावना पर आते हैं कि प्रस्तावना में निर्धनता को किस प्रकार से उसको बता रखा है ना। जैसे भारत में गरीबी या निर्धनता एक विकराल आर्थिक समस्या ही नहीं अपितु एक भयंकर सामाजिक रोग भी है। यह सच है कि निर्धनता का स्वरूप आर्थिक होता है, परंतु इसके फलस्वरूप जो सामाजिक दुष्परिणाम सामने आते हैं उनसे स्वाभाविक सामाजिक संबंधों का ताना बाना बहुत कुछ टूट सा जाता है। हमें निर्धनता का जो कटु रूप भारत में दिखाई देता है वैसा शायद संसार में बहुत कम देशों में देखने को मिलेगा। श्री संजय चौधरी ने लिखा है कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में गरीबी का तुलनात्मक शब्द है। यह शब्द एक देश विशेष में जनसंख्या के विशेष वर्ग का बोध कराता है। भारत की कुल आबादी में केवल 5% लोग ऐसे हैं जिनको क्रय क्षमता ने परचेस पावर अमेरिका के एक औसत नागरिक के समान है। मतलब समझ पा रहे बच्चों क्या होता है? जैसे हमारे भारत की तुलना किससे करी गई है? हमारे भारत की तुलना एक अमेरिका देश से, विकसित देश से करी गई है। जैसे हमारे भारत का 5 व्यक्ति जो कमाता है उसकी जो आय होती है उसकी कुल टोटल वेतन लेंगे 5 व्यक्ति का, और 5 व्यक्ति के टोटल के बराबर वहाँ अमेरिका का एक व्यक्ति कमाता है। तो उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए वो तो विकसित देश है। इसीलिए हमारा भारत क्या है? बहुत गरीब है। तो उसको क्या है? परचेस पावर। परचेस पावर में क्या कहा गया कि जितनी आपकी क्रय क्षमता जितनी अधिक रहेगी उतना ही आपका आप निर्धनता की ओर नहीं जाकर वो आप अमीरी की ओर जाएंगे। और जितनी परचेस पावर जितनी कम होती चली जाएगी, यानी खरीदने की क्षमता, भाई आपकी आवश्यकता बहुत है और क्रय क्षमता आपके पास में नहीं है तो क्या है? तो आपकी परचेस पावर तो कम होती जा रही ना। तो जहाँ आपकी परचेस पावर कम होती है वहीं निर्धनता कहलाती है। अब अमेरिका की आपने तो देखा ही, कितनी बड़ा उदाहरण दे रखा है ना। उसी प्रकार से वैसे ही रहन सहन का स्तर, न्यूनतम पौष्टिक आहार, जुटा पाने की क्षमता, व्यक्ति की क्रय क्षमता आदि इस सब इसी क्रय क्षमता पे ही निर्भर करती है ना। तो हम जैसे जैसे हम गरीबी की ओर जाते जाते हैं वैसे ही हमारी आवश्यकताएं भी निम्न हो जाती है। अब आप अर्थ पर आते हैं। ये प्रस्तावना बच्चों पूरी हो चुकी है। अब आप अर्थ पर आइए। निर्धनता का अर्थ क्या होता है? निर्धनता किसे कहते हैं? पहले मैंने कार्ल मार्क्स के अनुसार आपको बताया कि क्या कहा उन्होंने कि जीवित रहने के लिए 3 साधनों की बहुत आवश्यकता है। उसी प्रकार से जीवित रहने के लिए प्रत्येक मनुष्य की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं हुआ करती है। जैसे आराम और विलासिता की वस्तु को आप निकाल दिया जाए तो जीवन का एक न्यूनतम युक्ति संगत स्तर बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति के उचित भोजन, पर्याप्त वस्त्र तथा अच्छा मकान मिल सके और इसकी अच्छी मात्रा स्वयं व्यक्ति के तथा उसके आश्रितों को हर वस्तुओं की आवश्यकताएं पूरी हो सके।
जब हर आधारभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पाती और व्यक्ति तथा उसके आश्रितों का जीवन स्तर उस न्यूनतम स्तर से भी नीचे गिर जाता है, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? निर्धनता कहते हैं। ठीक है। अब आप ये निर्धनता का अर्थ हुआ। अब आप आइए निर्धनता की परिभाषा पर, उसकी डेफिनेशन क्या होती है निर्धनता की, कि जैसे गोडार्ड ने क्या कहा है, गिलिन ने क्या कहा है। ठीक है, हम उस पर आते हैं। वो देख तो, जिससे आप आते हैं निर्धनता की परिभाषा पे। गोडार्ड, श्री जेडी गोडार्ड क्या कहते हैं कि निर्धनता को आप किस प्रकार से उसको विस्तार रूप में समझेंगे हम। निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों को सुस्वस्थ एवं कर्मठ बनाए रखने के लिए आवश्यक है ना। गोडार्ड क्या कह रहे हैं कि वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति, व्यक्ति उसके आश्रितों, मतलब जो मुखिया होता है घर का, तो घर के मुखिया पे ही सब डिपेंड करता है ना। तो घर के मुखिया अगर 10,000 उसकी आय है और उसके पास में 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे के साथ में उसको घर भी चलाना है और 2 बच्चों का उसको फीस भी देना है, उसको स्कूल भी पढ़ाना है, उसकी बच्चों की आवश्यकताओं को भी पूर्ति करना है। अगर वो बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगेगा, मान लीजिए उसने 1 महीने में अपना पूरा वेतन उन बच्चों की फीस में या उसके ट्यूशन पे लगा दिया, तो क्या आप समझ रहे हो कि आपके घर की जो वो रहेगा व्यवस्था, वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, अन्य गरीबी की उधर हो जाएगा। तो वो अपने आप को घर की व्यवस्था को नहीं बना सकता है, वो घर को व्यवस्थित नहीं चला पाएगा 1 महीने तक। तो उसका घर उस समय उसका घर असीमित हो जाएगा, तो गरीबी की ओर, राशन पानी क्या कहते हैं, गरीबी की ओर आ जाएगा। तो इसी को हम निर्धनता कहते हैं। गिलिन गोडार्ड ये बताना चाह रहे हैं। अब हम सरश्री गिलिन और गिलिन के अनुसार समझेंगे, है ना। गिलिन क्या कहते हैं, गिलिन के शब्दों में इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट करते हैं कि निर्धनता वह दशा है जिसके कोई व्यक्ति अपर्याप्त आय के कारण या विचारहीन व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता जिससे कि उसकी शारीरिक और मानसिक कुशलता बनी रह सके, और ना ही वह व्यक्ति तथा उसके आश्रितों उस समाज द्वारा जिसका कि वह सदस्य निर्धारित मानों के अनुरूप उपयोगी ढंग से कार्य कर पाते हैं। यानी इनका क्या है, गिलिन क्या कहते हैं कि जो मुखिया है उसकी आय बहुत आ रही है, अब आय के अनुसार उसने विचारहीन व्यय कर दिया, है ना। उसने बिना सोचे समझे बिल्कुल खर्च कर दिया, और अपर्याप्त आय, और आय भी इतनी नहीं है कि अपर्याप्त है वो, है ना। इतनी आय भी नहीं कि जो अपने घर को चला सके। तो वो विचारहीन व्यय के कारण अपने घर को ठीक से नहीं चला पाएगा, तो उसका जीवन स्तर क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, ना कि उच्च हो जाएगा। तो उसमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। अब हम इन दोनों परिभाषाओं की एक निष्कर्ष के रूप में पहुंचते हैं कि क्या कहते हैं कि निर्धनता वह दशा है जबकि व्यक्ति जब उसके आश्रितों को जीवन का एक न्यूनतम स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्ध नहीं हो पाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत एक ऐसा धनी देश है जहाँ के निवासी निर्धन है। हम यहाँ पर आते हैं कि भारत एक गरीब देश है ना। भारत को प्राय सोने की चिड़िया कहा जाता है। वास्तव में इस कथन का तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि इस देश में प्राकृतिक और भौगोलिक साधनों की पर्याप्त प्राचुरता है ना, बहुत है। हमारे भारत में प्राकृतिक भौगोलिक साधन तो बहुत हैं, परंतु वहाँ के निवासी क्यों निर्धन है, क्योंकि उनको इन 3 चीज़ की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। प्रकृति ने, हमारे भारत की प्रकृति ने इस देश पर प्राकृतिक वर्षा तो उदार हाथों से की है, बहुत अच्छे से। प्रकृति ने इसे 32,87,267 वर्ग किलोमीटर का विशाल क्षेत्र प्रदान किया है। खेती के लिए गंगा का मैदान जैसी उपजाऊ भूमि दी है ना, जिसकी चौड़ाई प्राय 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक की भूमि सीमा है। 15,200 किलोमीटर तो इसका पूरी लगभग सीमा देखा जाए तो टोटल ये है। अब वन संपत्ति की दृष्टि से भी भारत एक धनी देश है। यहाँ के वनों में इमारती और जलाने की लकड़ी कुल वार्षिक उत्पत्ति बहुत 20 लाख टन तथा
लाख टन से भी अधिक है। भारत में खनिज संपत्ति भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ इसमें अगर देखा जाए, जैसे जैसे यहाँ कच्चे माल का विशाल भंडार मौजूद है हमारे भारत में। इसके अतिरिक्त रूस के पश्चात भारत ही संसार में मैग्नीज का सबसे उत्पादक देश है। जल शक्ति की दृष्टि से भी यहाँ एक धनी देश कहा जा सकता है। अनुमान यह है कि करोड़ों किलोवाट जल विद्युत उत्पन्न करना संभव हो सकता है हमारे भारत में। इन सभी बातों के आधार पर भारत एक धनी देश कहा जा सकता है, परंतु देश में कुशल श्रम तथा औद्योगिक ज्ञान का अभाव, पूंजी की कमी, निपुण उद्यमियों की कमी, देश में पर्याप्त व समुचित बैंकिंग तथा साख सुविधाएं कमी, परिवहन तथा संचार के उन्नत साधनों की कमी, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार आदि के कारण यहाँ प्राकृतिक साधनों का उचित और पूर्ण उपयोग करके देश की राष्ट्रीय आय को आवश्यकता अनुसार बढ़ाने के लिए निर्धनता को दूर करने में भारतवासी असफल रहे हैं। यानी इन सब कारणों से देखा जाए तो अब भारत के पास में प्राकृतिक साधन तो प्रचुर मात्रा में, परंतु इन सब साधनों को, इन सब कारणों को हम देखते हैं तो भारत इन सब चीज़ों में भारतवासी असफल रहे हैं। दूसरे शब्दों में इस देश में निर्धनता का विकराल रूप प्रकट हुआ है। इसका कारण यह है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। अनुपात में राष्ट्रीय आय बढ़ी है क्योंकि तेजी से बढ़ती हुई आबादी ने उसे महत्वहीन कर दिया है। पड़ोसी चीन और पाकिस्तान भी भारत के से प्रति व्यक्ति आय में आगे हैं। यदि रुपयों में आंका जाए तो वर्तमान मूल्य 2010 और 2011 में भारत में प्रति व्यक्ति आय मात्र 54,835 रुपये हैं। एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमारे भारत में सभी लोगों को भरपेट खाना, संतुष्ट भोजन नहीं मिलता है। विश्व में कुपोषण के शिकार 19% बच्चे अकेले भारत में 7.2 करोड़ अर्थात 36% बच्चे हैं। खाने के लिए दालों की उपलब्धता नहीं है। सन 1951 में 80.7 ग्राम थी, अब घटकर 40 ग्राम प्रति व्यक्ति रह गई है। इस समय देश में लगभग 3 करोड़ लोग और 10 लाख टन मकानों की कमी है। 3 करोड़ और 10 लाख मकानों की कमी है। अगर निर्धनता नहीं घटी तो आने वाले वर्षों में करोड़ों मकानों की भयंकर समस्या सामने आ सकती है। योजना आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इस समय देश की 34.37 करोड़ हमारे देश को आंका गया गरीबी से। और आप ये भी देख रहे, कोरोना काल भी चल रहा है ना। कोरोना काल में आप 3 साल से कोरोना काल के चपेट में पूरा भारत है और हम तो विदेशों से देख ही रहे, विदेशों से ये वायरस आया है और भारत में आया है और भारत में पूरा घट के क्या क्षमता रह गई है गरीबी की, बहुत कम। अब अमीर से अमीर व्यक्ति भी ये कहने लगा कि नहीं भैया, कोरोना की लॉकडाउन तो बिल्कुल लगना ही नहीं चाहिए, अगर लग जाएगा तो हमारा जीवन स्तर भी घट जाएगा। तो अब क्या करा जाए, भारत सरकार भी मजबूर है लगाने के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं लगाती तो इंसान फिर जाते हैं। तो अब इंसानों के लिए रोजगार भी कम हो गया है, बेरोजगारी के कगार पर आ गया। तो एक गरीबी का ये उदाहरण, सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तो आप लोग के सामने बच्चों है ना। इसको मैं क्या समझाऊं, ये तो आप खुद ही देख रहे हो। तो आप इसमें गरीबी के लिए आप कोरोना काल का भी बहुत अच्छे से उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं ना। अब जैसा कि बच्चों आप भारत में निर्धनता के कारण ले सकते हैं ना। पहला कारण आप ले सकते हैं कि संयुक्त परिवार प्रणाली है ना। तो हमारे देश में क्या है, संयुक्त परिवार प्रणाली है ना। तो उसमें क्या है, आप ये देखते हो कि हमारे देश में अधिकतर लोग क्या चाहते हैं कि हम 4 भाई हैं तो 4 भाई एक साथ रहें। अब जब 4 भाई एक साथ रहेंगे तो उनकी फैमिली, उनका पूरा परिवार रहेगा। जब उनका परिवार एक साथ रहेगा तो ताना बाना, भाई कहते हैं ना 4 बर्तन जहाँ रहता वहाँ बसते हैं। तो इसी तरीके से जब जब 4 भाई एक साथ रहेंगे, उनकी फैमिली रहेगी, तो उनका खाना पूर्ति करना, भाई कोई भाई उसमें से कमा रहा, कोई भाई नहीं कमा रहा, तो उसकी खाना पूर्ति करने में उसमें जो समय व्यतीत होता है, जो आय खर्च होती है, वो आय के अनुसार हम देखते हैं तो वो घर का खर्च नहीं हो पाता है, जिससे कि वो गरीबी की कगार पर आ सकता है ना। और संयुक्त परिवार में प्रथा बाल विवाह को प्रोत्साहित करती है ना। जनसंख्या
तेजी से बढ़ रही है और साथ ही देश में निर्धनता की वृद्धि होती चली जा रही है। अब हम आते हैं दूसरा हेडिंग पे, जाति प्रथा। जाति प्रथा में देख रहे हैं आप कि इतना ही नहीं, जाति प्रथा के कारण लोग श्रम को भी ठीक ठाक से नहीं समझ पाते हैं। इसलिए उच्च जाति के लोग उन कार्य को नीचे जाति के लोग करते हैं, कभी करना ही नहीं चाहते हैं। इससे देश में निर्धनता बढ़ी है। यानी क्या कहा गया है कि जैसे ब्राह्मण समाज है, तो ब्राह्मण समाज क्या कहता है कि हम भाई पूजा पाठ करेंगे, बस पोथी पाठ करेंगे बस, और हम इसके अलावा और कोई कार्य करेंगे नहीं। निम्न जाति का जो व्यक्ति है वो केवल सेवा भाव करता है। तो जो उच्च जाति का व्यक्ति है वो नीचे की निम्न कार्य नहीं कर पाता है। तो इससे क्या होता है कि वो निर्धनता के कारण, यानी निर्धनता के स्तर पर आ जाता है। वो अपने काम को और काम में नहीं लगा सकता, जो उसका काम है वो उसी को करना चाहता है, वो दूसरा काम को नहीं ले सकता है ना। अब हम आते हैं बीमारी तथा निम्न स्वास्थ्य स्तर। अब निम्न स्वास्थ्य स्तर पे आप देख रहे हैं कि भारतवासी के अनेक भयंकर रोग सदा घेरे रहते हैं। जैसे मलेरिया, टीबी, कैंसर आदि रोग, लाखों व्यक्ति इन देश से पीड़ित रहते हैं। इसके कारण जैसे मिलों में काम करने वाले व्यक्ति आए दिन छुट्टी लेते रहते हैं, भाई इनको टीबी हो गई, कैंसर हो गया, मिलों में काम कर रहे हैं, बीमार हैं, पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा। तो इससे क्या होता है, कई दिनों तक वो छुट्टी ले लेते हैं। तो छुट्टी लेने से उनका क्या होता है, उनका घर का वातावरण, उनका घर की आय, अन्य खाना पीना खत्म हो जाता है, और जिससे उनकी निर्धनता के स्तर पर आ जाते हैं। अब आप अगला हेडिंग ले सकते हैं, फोर्थ हेडिंग की, गंदी बस्ती। गंदी बस्ती में आप देख रहे हैं कि अधिकांश भारतीय औद्योगिक श्रमिक गंदी बस्तियों में निवास करते हैं। जैसे मान लीजिए गांव का व्यक्ति, गांव में इतनी पूर्ति नहीं हो पाती है कि वो अपने खाना पूर्ति, यानी श्रम, यानी बिल्कुल किसान होकर भी वो अपने घर का भरण पोषण कर सके, इस तरीके से उसका नहीं चल पाता है। तो वो क्या करता है, वो औद्योगिक क्षेत्र में, यानी शहर में चला जाता है। और शहर में जब जाता है तो उसके लिए क्या होता है, जब शहर में जाएगा तो एकदम से उसको घर थोड़ी मिल जाएगा। जब घर नहीं मिलता है तो वो फुटपाथ पे सोता है। पहले काम को ढूंढेगा कि रोजगार मिल जाए। जब रोजगार मिल जाता है तो फिर वो एक ऐसे ही बस्ती में जाता है जहाँ पे, शहर में तो रहती है वो बस्ती, परंतु शहर से काफ़ी दूर पे रहती है। वो स्लम्स एरिया, यानी गांव का ग्राम निवासी ही कहलाता है वो एरिया। यानी वहाँ पे गंदे पानी का नाला बहता रहता है। और जैसे आप देख रहे हो टाट के पेबंद से वो कमरा बनता है। जैसे आप ईंट पत्थरों में, बिल्कुल सीमेंट की दीवारों में रहते हैं, वो सीमेंट की दीवार नहीं होती है वहाँ पर, ये टाट के पैबंद से वो पूरा कमरा बनता है। और उस एक कमरे में 3 परिवार रहते हैं, और उस परिवार में ही वो व्यक्ति भी उसी एडजस्ट करता है। और उसको नहाने की भी सुविधा नहीं होती है, उसको बस एक ही उसी कमरे में खाना भी है, उसी में रहना भी है, उसी में सब कुछ है। वो 3 फैमिली कैसे रहती है आप देख सकते हैं। गंदी बस्ती का बहुत बड़ा उदाहरण आप दे सकते हैं कि बॉम्बे में, कलकत्ता में, जैसे चाले कहते हैं बॉम्बे में, है ना, कलकत्ता में भी चाले कहते हैं। अब आप देख सकते हो कि गंदी बस्ती ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है कि औद्योगिक होते हुए भी वो ग्राम स्लम्स बस्ती, यानी गांव की स्लम्स बस्ती कहा जाता है। इसलिए गंदी बस्ती, अब गंदी बस्ती में व्यक्ति रहेगा तो आर्थिक रूप से तो है ही कमजोर, वो शारीरिक रूप से भी कमजोर होने लगता है। यानी वो गंदे पानी का नाला, गंदे पानी का पूरा उसका यूज होना, उसकी बदबू आना, है ना, और फिर लाइट की व्यवस्था नहीं होना, तो सीलन युक्त कमरे में रहना, तो वो सब शारीरिक रूप से उसके स्वास्थ्य के रूप में भी हानिकारक है। अब आप देखते हो अशिक्षा। अशिक्षा में अगला हेडिंग हम लेते हैं कि अशिक्षा क्या है कि 74.2 अन्य व्यक्ति क्या है, जनगणना के अनुसार साक्षर हैं। फिर भी हम देश में 32.89 करोड़ लोग शिक्षा है, जो सन 1941 को कुल जनसंख्या से भी अधिक है। इतना ही नहीं, तकनीकी शिक्षा और ट्रेनिंग उचित प्रबंध तो देश में और भी कम है। इसलिए यह कारखानों में काम करने के लिए कुशल व्यक्ति भी नहीं मिल पाते हैं। और मानवीय बात यह है कि जब देश में औद्योगिक धंधों का पनपने का प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को कमी बनी रहती है, तब तक व्यक्ति को आर्थिक दशा
नहीं सुधर सकती। यानी व्यक्ति जब तक साक्षर नहीं होंगे, जब तक कुशल नहीं होंगे, अपने काम करने में कुशलता नहीं दिखाएंगे, तो वह व्यक्ति वहाँ की क्या है, उस देश का स्तर हमेशा निर्धनता की ओर ही रहेगा। बीमारी में आपने अभी मैंने समझाया कि बीमारी का कितना है कि कैंसर से इतने पीड़ित है, टीबी के लोग हैं, मिलों में काम करते दुर्बल व्यक्ति हैं। बीमारी मनुष्य को दुर्बल और निष्काम बना देती है, यह काम करने के योग्य नहीं रहता है, इसकी आय कम हो जाती है। इतना ही नहीं, बीमारी का इलाज करवाने में काफ़ी धन और समय की भी आवश्यकता होती है। मानसिक रोग में भी आप देख सकते हो कि मानसिक रोग में बीमारी से तो व्यक्ति है ही परेशान, मानसिक रोग यानी सोच सोच के वो और बीमार हो जाता है कि क्या करें, हम अपने घर को कैसे चलाएं कैसे नहीं। आप अनुमान है कि इस देश में कम से कम 8 लाख मानसिक रोग ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में रखने की आवश्यकता है ना। अब बुरी आदत में देखते हो कि माँ कमाने जा रही है ना, पिता कमाने जा रहे हैं और बच्चे कहाँ घूम रहे, सड़कों पर। और सड़कों पे घूम के क्या करते हैं, वही गंदी बस्ती में रहते हैं बच्चे, इधर उधर सड़कों पे घूमते हैं। और फिर जहाँ जुआ खेला जाता है, शराब पी जाती है और सट्टाबाजी होती है, वहीं बच्चा बैठता है, वहीं सीखता है। तो क्या होता है, वो बुरी आदतों के गिरफ्त में आ जाता है। बुरी आदत उसकी नज़रों में घूमने लगती है। वो भी सोचता है अरे क्या करें, मेरे माता पिता कमा रहे तो मैं भी ऐसे ही सट्टा लगाऊं, जुआ खेलूं तो मुझे भी रुपए आमदनी मिल जाएगी, मैं भी घर का खर्च करूंगा। तो वो बुरी आदतों से ग्रस्त हो जाता है। दुर्घटनाएं भी बहुत हो रही हैं, है ना। जैसे भाई कारखानों में काम करेंगे या कहीं भी काम करेंगे तो दुर्घटनाएं तो होती रहती है। अनेक व्यक्ति यहाँ तो जाते आते शरीर का कोई ना कोई अंग मतलब बेकार हो जाता है। इस प्रकार उत्पादक बहुत कम हो जाती है और निर्धनता को बढ़ावा मिलता है। ये आपने कारण देखा निर्धनता के। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही टॉपिक, फिर अगली बार हम फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।